नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण में किस किस स्थान पे हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं सीधा या उल्टा किस तरह से प्राप्त होगा। तो हम अब जो प्रतिबिंब बनाए थे और कॉलम को जो भरे थे, उस कॉलम का मिलान हम देखेंगे किताब के अनुसार और जो हम कॉपी में बनाए थे उसके अनुसार। तो ये साइड जो आपको दिखेगा वो रहेगा मेरे द्वारा बनाया गया हुआ और ये साइड जो आपको दिखेगा वो रहेगा किताब के बनाया हुआ। ठीक है, तो अब हम उठा लेते हैं अपना पेपर। देखिए, पहली स्थिति लिखा हुआ है कि वस्तु ध्रुव पर हो यानी पी पर हो। तो हमने लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, हमने लिखा प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ पर हो, जबकि किताब में लिखा हुआ है ध्रुव पर। ठीक है, हमने लिखा इधर काल्पनिक। ठीक है, यहाँ भी काल्पनिक है। उसके बाद सीधा, तो मेरे साइड में भी सीधा है और इधर भी सीधा है। लेकिन बड़ा और छोटा की बात करें तो किताब में लिखा हुआ है बराबर, जबकि हमने लिखा है छोटा। ठीक है, इतना भेदभाव क्यों? अब दोनों का प्रतिबिंब देखिए। आप किताब वाला में क्या देख पा रहे हैं? वस्तु आपको नजर आ रहा है? कहीं नहीं नजर आ रहा है। अब मेरा वाला प्रतिबिंब देखिए, अब आप में इसमें वस्तु दिख रहा है। तो क्या पता चलता है? हमने वस्तु को खड़ा किया है। तो जब हम वस्तु को खड़ा किए इसका मतलब हमने बड़ा वस्तु को लिया। जब हमने बड़ा वस्तु लिया, यही कारण है कि हमको छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वस्तु से। ठीक है, और पी और एफ के बीच प्राप्त हुआ, जैसा कि आप चित्र बना हुआ देख पा रहे हैं। जबकि इस चित्र में, जो किताब वाला चित्र है, उस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि किताब में जो वस्तु लिया है वो मात्र बिंदी समान लिया है। बिंदी मतलब एकदम छोटा सा वस्तु लिया है। यही कारण है कि P यानी ध्रुव पर जो वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर आ गया है, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर आ गया है। जबकि हमने वस्तु को बड़ा लिया, जिसके कारण हमें P और F के बीच प्राप्त हुआ है, काल्पनिक प्राप्त हुआ है, सीधा प्राप्त हुआ है और छोटा प्राप्त हुआ है वस्तु से। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं P और F के बीच। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण के पीछे इधर भी है, दर्पण के पीछे इधर भी है, काल्पनिक इधर भी है, काल्पनिक इधर भी है, सीधा और सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा और बड़ा। अब की बात करते हैं एफ पर हो। वस्तु जब एफ पर हो तो इधर किताब में लिखा हुआ है दर्पण अनंत पर बनेगा, और ये लिखा हुआ वास्तविक बनेगा, और इधर लिखा हुआ उल्टा बनेगा, और लिखा हुआ बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा। और वही बात हमने इधर लिखा है अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो तीन चीज का आपका डिफरेंट दिख रहा होगा। एक अनंत, ठीक है, इधर अनंत लिखा हुआ है और वही हमने इधर लिखा दर्पण के पीछे। अब आप चित्र को ध्यान से देखिए, इसके चित्र को देखिए और मेरे चित्र को देखिए। एक मिनट, जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि वस्तु जब एफ पर हो तो दोनों किरणें समांतर चल रही है। आप इधर वाला चित्र में भी देख सकते हैं और इधर वाला भी चित्र में देख सकते हैं। भाई, जब दोनों समांतर चल रहा है तो सिंपल सी बात, एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेगा। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, और जब प्रतिबिंब बना ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह काल्पनिक है या वास्तविक है? तो हम अपने हिसाब से प्रतिबिंब काल्पनिक लिखे हैं, जबकि किताब वाला लिखा है वास्तविक। कोई बात नहीं, आप किसी को भी मान के चल सकते हैं। हमने लिखा है दर्पण के पीछे बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं चित्र के अनुसार न दर्पण के पीछे कट पा रहा है, न ही दर्पण के आगे कट पा रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है वो अनंत पर लिखे या दर्पण के पीछे लिखे? ठीक है, ये भी बात है। अब उल्टा और सीधा, अब दोनों किरणें एक दूसरे को काटी ही नहीं, जब प्रतिबिंब ही नहीं बना तो फिर काहे का उल्टा और काहे का सीधा? अगर हम कल्पना कर लेते हैं कि अगर बना भी होगा आगे चल के तो बड़ा बना होगा, या वास्तविक रूप से भी बना होगा तो बड़ा बना होगा। ठीक है, तो फोकस पर ला की बात ठीक हो गया। बात करते हैं एफ और सी के बीच हो। ठीक है, तो एफ और सी में तो दोनों सेम सेम दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी पर हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी तथा अनंत के बीच हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने बनाना भूल गया, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत वाला आप देख लीजिए, इधर किताब वाला हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा फोकस पर बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी। ठीक है, और प्रतिबिंब का साइज जब बहुत छोटा होगा।
ठीक है। तो उम्मीद है अवतल दर्पण में आपको ये सारी बातें क्लियर हो गया होगा। हम ये बातें आपको इसलिए दिखाए ताकि आप किताब पढ़े तो आपको ऐसा ना लगे कि आप पढ़ाए कुछ और किताब में लिखा हुआ कुछ और। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आपको पूरी चीज़ें बना कर दिखाए हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये साइड किताब वाला लिखी हुई बातें और ये मेरे साइड लिखा हुआ है। ध्रुव वाला कहानी फिर से वही आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी जो वस्तु लिया है वह छोटा वस्तु लिया है, जबकि हम इधर बड़ा वस्तु लिए हैं। यही कारण कि किताब में जो चित्र बना है वो ध्रुव पर ही बन गया है और वस्तु के बराबर ही बन गया है, जबकि हमने वस्तु को बड़ा लिया तो इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बना ध्रुव पर वो छोटा बना है और P और F के बीच बना है, ठीक है। अब बात करते हैं P और अनंत के बीच हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें इधर लिखा हुआ वही चीज़ें इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अनंत पर हो। अनंत पर हो तो देख सकते हैं अनंत पर हो मतलब कहाँ है वस्तु, कुछ पता नहीं है, तो हमने लिखा था कि P और F के बीच बनेगा, बनना भी होगा तो, ठीक है, जबकि किताब में लिखा गया है कि F पर बनेगा। तो ठीक है, P या F, तो हो सकता है P पर भी बन जाए या P और F के बीच बन जाए या F पर भी बन सकता है, लेकिन आप रखने के हिसाब से आप F ही याद रखिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किताब का मान्यता ज़्यादा प्राप्त है भाई, ठीक है। काल्पनिक ठीक है, सीधा ठीक है, बहुत छोटा ठीक है। तो उम्मीद है आप इतनी सारी बातें समझ गए होंगे, और ये बातें हमको इसलिए दिखाना पड़ा ताकि आप किताब पढ़े तो आपको ऐसा ना लगे कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं और किताब में लिखी हुई बातें कुछ और है। नहीं, हम सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं, हम आपको सामने चित्र बनाए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। आप घर में भी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, उम्मीद है बना लेंगे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? अवतल दर्पण में कि कहाँ वस्तु को रखेंगे तो किधर ऋणात्मक लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, ये सारी बातें आपको जानना आवश्यक है। तो चलिए आज का अपना टॉपिक होगा चिन्ह परिपाटी। दर्पण में चिन्ह परिपाटी हेडिंग है। दर्पण में चिन्ह परिपाटी, ठीक है। दर्पण में चिन्ह परिपाटी, ये रहा दर्पण, इधर से रंगिए या इधर से रंगिए, ये ध्रुव रहा, ठीक है। ऊपर की ओर जो भी रहेगा प्लस में लिया जाएगा, इधर सारी चीज़ें माइनस में ली जाएगी, इधर सारी चीज़ें प्लस में ली जाएगी और नीचे की तरफ सारी चीज़ें प्लस में ली जाएगी, ठीक है। ये रहा अपना ऊपर, ये रहा अपना नीचे, आप इसे बायां लिख सकते हैं, दायां और बायां, ठीक है। ये लिखने के हिसाब से है, लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई अवतल दर्पण। देखिए, दर्पण में चिन्ह परिपाटी मतलब कोई वस्तु ऊपर के खड़ा है तो वो धनात्मक में लिया जाएगा। अगर कोई वस्तु के हाथ से इधर नापेंगे बाईं तरफ वो ऋणात्मक में और दाईं तरफ धनात्मक में। नीचे की ओर अगर वस्तु को खड़ा करके रखेंगे तो वो प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ध्यान से सुनिए। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं। वही उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं। इसी के आधार पर हमने एक दर्पण सूत्र को देखना है। दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रखिए, जैसे r = 2f याद रखे थे, तो कोशिश कीजिए कि दर्पण सूत्र भी 1/v + 1/f = 1/f, ठीक है, याद रखिएगा। ये दर्पण सूत्र है। अब भी क्या है? भी बता रहा है प्रतिबिंब की दूरी, कि हम दर्पण से कितना दूरी पर वस्तु को रखे हुए हैं, या भी बता रहा है प्रतिबिंब दूरी, यानी बस दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बना है,
अब बताता यू बता रहा है वस्तु दूरी, मतलब दर्पण से कितना दूरी पर हमने वस्तु को रखा है। और एक तो आप जान में करते हैं कि फोकस दूरी है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। ये रहा चिन्ह परिपाटी, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। और एक ये दर्पण सूत्र मिटाते हैं अब। तो अब हम देखेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में, आप सैलून में बाल वाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण ऐसे करके लगा हुआ था। ठीक है, तो वो दर्पण रहता है अवतल दर्पण। ठीक, सोलर कुकर, सोलर कुकर मतलब एक कुकर आता है जो जो सोलर सौर ऊर्जा की सहायता से चलता है। तो सोलर कुकर में भी जो दर्पण का प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। रोगियों के इलाज में भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण के। जैसे दांत उत में दांत निकलवाना है तो छोटा सा दांत उत निकलवाना है तो सामने रोगी को बैठा दिया जाता है और रोगी को मुंह फाड़ने के लिए बोला जाता है और उसमें सारी वो चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो रोगियों के इलाज में भी प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। गाड़ियों के अग्रदीप में, मतलब गाड़ी के आगे जो लाइट लगा होता है, लाइट, तो लाइट का रंगा हुआ भाग आप देखेंगे चिकना होता है, तो वो वाला जो दर्पण की तरह जो कार्य कर रहा है वो होता है अवतल दर्पण। तो गाड़ियों के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब हेडलाइट। टॉर्च में, टॉर्च में शीशा नहीं, टॉर्च का ये अगर टॉर्च इस तरह से होता है तो यहाँ पर जो बल्ब होता है और बाकी वाला जो एरिया है वो होता है। ठीक है, किस दर्पण के रूप में? अवतल दर्पण के रूप में। अगला है टेबल लैंप। आपके पास टेबल लैंप होगा ऐसे वाला। ठीक है, तो वो टेबल लैंप में जो ये तो बीच में बॉल हो गया और ये बगल बगल जो रंगा हुआ भाग है वो किस दर्पण की तरह रहता है? अवतल दर्पण का तरह। तो इस इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है गाड़ियों एवं मोटरसाइकिलों में। आप टेम्पू वगैरह या स्कूटर वगैरह में जो ये दो आईना लगा होता है वो कौन दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, सड़क या गली के स्ट्रीट लाइटों में, आप सड़क या गली देखें तो सड़क गली में लाइट लगी रहती है ये वाला। ठीक है, तो वो लाइट भी क्या रहता है? एक उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला बात करते हैं आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं भाई? तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है वो, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आवर्धन। हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया और वस्तु की ऊंचाई को h से। m बराबर h डैश बटे h, और h डैश यानी क्या बता रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किस से सूचित करते हैं? v से। और वस्तु की ऊंचाई को सूचित करते हैं किससे? हम u से। ये ऋणात्मक का चिन्ह आता है किसके लिए? दर्पण के लिए। ठीक है, अब तो इसलिए हम यहाँ से याद रख सकते हैं m बराबर माइनस भी बटे यू। एक नोट पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है, नोट, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता।
ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन राशि है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसे आप नोट कीजिए। चलिए देखते हैं कुछ नोट पॉइंट को। वस्तु, देखिए कहीं कहीं पर अगर वस्तु की जगह बिंब लिखा हुआ है तो बिंब मतलब वस्तु, वस्तु यानी बिंब। बिंब को हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर लेना चाहिए। अगर आप दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं तो जो प्रधान अक्ष होता है, जैसे तो प्रधान अक्ष ये है। आप नहीं कि वस्तु को ऐसा खड़ा कर देंगे, नहीं, आप वस्तु को जब भी लेंगे तो प्रधान अक्ष के ऊपर लेंगे, ये नियम है। अगला, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर लेना चाहिए, ये बात क्लियर हो गया। अगला है, आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई घनात्मक लेना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है, तो आप वस्तु को ऊंचाई जब भी लेंगे तो आप घनात्मक लेंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए वास्तविक प्रतिबिंब आप लेना चाहते हैं तो आप वस्तु की ऊंचाई को लीजिए ऋणात्मक, यानी नीचे की तरफ, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं आवर्धन। अगर मान लिया जाए आप आवर्धन निकाल रहे हैं और आवर्धन का मान आ गया ऋणात्मक में, ठीक है। अगर आप आवर्धन निकाल रहे हैं यानी m बराबर -v/u, अगर आप आवर्धन निकाल रहे हैं और प्रतिबिंब आ गया कैसा, आवर्धन अगर ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब वो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अब बात करते हैं आवर्धन, फिर से निकाले। अगर आवर्धन घनात्मक आ गया, अगर आवर्धन घनात्मक आ गया तो हम बोलेंगे कि वस्तु कैसा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। हम एक दो एग्जाम्पल लेके आपको बना के दिखाएंगे चीज़ें जब हम चैप्टर पूरा खत्म कर लेंगे तो, ठीक है। अब हम यहाँ अगला पॉइंट पढ़ेंगे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहचान करना, ठीक है, बिना छुए और छू कर भी। ये दोनों चीज़ें हम अभी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। दो तरीके से, एक तो आप बिना स्पर्श किए मतलब बगैर बिना छुए दर्पण को पहचान करना है, और दूसरा आपको छू कर करना है। तो पहला ऑप्शन आपको देता है कि बिना छुए आप बताइए कि कौन समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है, ठीक है। 3 दर्पण आपके सामने रख दिया। अगर मान लिया जाए आप दर्पण की तरफ आगे बढ़े तो आपको उतना ही प्रतिबिंब बन रहा है जितना बड़ा आप हैं, ठीक है, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। जैसा मतलब आपका चेहरा ऊपर पैर नीचे, ये सीधा हुआ, ठीक है। तो अगर इस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, आपके प्रतिबिंब अगर आगे बढ़ रहे हैं तो भी उतने बड़ा है और पीछे आ रहा है फिर भी उतने बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वो जो दर्पण है कौन दर्पण है, समतल दर्पण है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में या तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा,
या और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। मान लीजिए आप दर्पण के नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है, दर्पण के नज़दीक जा रहे हैं, चित्र बड़ा बनते जा रहा है, बड़ा बनते जा रहा है, इससे पता चल जाता है कि भाई वो अवतल दर्पण है। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे होते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे, तो आपका चित्र पलट जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा प्रतिबिंब कभी उल्टा बनेगा, कभी सीधा बनेगा, या कभी कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वो जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। जैसे आप अभी हम बताएं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण है, आपका चेहरा कितना बड़ा होता है, लेकिन उस छोटे से आईना में आप समा जाते हैं, मतलब आपका उस छोटे से आईना में भी आप छोटे नजर आते हैं, मतलब छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। तो हम देख कर बता सकते हैं कि वह कौन दर्पण है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो वीडियो आप दोबारा रिपीट करके देखिए, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अगला बात करते हैं स्पर्श करने पर। अगर मान लीजिए कोई दर्पण रखा हुआ है, अगर हम स्पर्श करने पर तो इतना महसूस कर सकते हैं कि कौन समतल है। अगर आपको एकदम से समतल नजर आए, इसका मतलब वो समतल दर्पण है। अवतल, अगर मान लीजिए आप छुए और आपको लग रहा है ऐसे धसल टाइप से, तो अगर आपको धसा हुआ महसूस हो रहा है तो सिंपल सी बात, वो कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब मान लीजिए आप एक दर्पण को छुए और आपको महसूस हो रहा है भाई ये तो लगता है उठा हुआ भाग है, अगर आप उठा हुआ लग रहा है इसका मतलब है वो उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने दर्पण में पढ़ लिया। तो दर्पण के अंतर्गत हमें इतनी ही सारी बातें पढ़ना था। सो आप देख लीजिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप प्रश्न उत्तर बनाएंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। ऐसे में भी नोट करके आप चाहे तो लिख लीजिए, नोट में डाल लीजिए, नोट में आप डाल सकते हैं ऐसे, अवतल दर्पण में सीधा नहीं, अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं आभासी, नहीं, काल्पनिक और आभासी एक होता है, काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक। नोट नंबर दूसरा, देख लीजिए, अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, देखिए क्योंकि हमने उल्टा सीधा दोनों लिखा है। और वही उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। तो अगर आप बेहतर से ये सारी बातें पढ़ें, नोट कर लीजिए, अगर आप ये सारी बातें बेहतर से पढ़ें तो आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं बनेगा, पूरा बनेगा, हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। आप प्रश्न उत्तर जहाँ से भी बनाना शुरू कीजिए, आप बना लेंगे। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल आपको बनाना आवश्यक है, तो हम एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर ख़त्म कर लेंगे पूरा, तब हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये दोनों चीज़ें हम जब पढ़ लेंगे तो जब चैप्टर समाप्त होगा तब हम आपको इन सारी चीज़ों का प्रश्न उत्तर दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन सारे चैप्टरों से किस तरह से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, और सॉल्यूशन भी देखेंगे। हम आपको खुद बोर्ड पर बनाकर वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।